हेलो स्टूडेंट। हम लोग जनरल केमिस्ट्री का पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, जनरल केमिस्ट्री में पहला लेक्चर जो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में अपने पास 3 पार्ट है। सबसे पहला अपने पास जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। ठीक है, फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिज़िकल केमिस्ट्री कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल होता है मैक्सिमम। ऑर्गेनिक ये भी थ्योरेटिकल है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक ये भी थ्योरेटिकल है। ठीक है, कोई भी इसमें कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है। ठीक है, ये फिज़िकल, ये 3 पार्ट में और किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, इक्वली वेटेज होता है। इक्वल वेटेज होता है फिज़िकल केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का, तीनों इक्वल वेटेज होता है। ठीक है, चाहे आप JEE की बात कर लो, ठीक है, या फिर आप नीट की बात कर लो, ठीक है, या फिर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो MSCET की बात कर लो। ठीक है, तो इक्वल वेटेज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, इक्वल वेटेज होते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये तो अपना इंट्रोडक्शन था कि अपने पास केमिस्ट्री भी है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जो कि अब तक अप टू 10 तक हम लोग एक साइंस के नाम से पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे वो भी केमिस्ट्री में 4 चैप्टर होते थे या 3 चैप्टर होते थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो स्टार्ट होता है मोल से। ठीक है, मोल है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम है, जो बेसिक चैप्टर है। इनके बाद ही केमिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत समझ में आने लगेगी। ये बेसिक चैप्टर है, इनको पढ़ने के बाद ही थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा वो नोमेनक्लेचर और GOC के बाद। ठीक है, इनमें आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, आप स्ट्रगल करते हुए दिखोगे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें समझ में आए और ना समझ में आए। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है और उससे वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है सबसे पहला चैप्टर जो आप पढ़ोगे वो नोमेनक्लेचर पढ़ोगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, जैसे CH4 है तो इसको मीथेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास C2H6 है तो इसको इथेन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का। अगर CH है, ये थोड़ा सा 10th में भी हम लोग देखे थे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी पे अगर ये C ट्रिपल बॉन्ड और CH है और यहाँ पे भी H लगा हुआ तो इसको इथाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके ऑर्गेनिक, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बन और हाइड्रोजन वाले। ठीक है, तो इनके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक। सबसे पहला चैप्टर है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा जिस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है, मतलब उसी के ऊपर लाई करती है, तो वो है अपने पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कैसे पढ़ोगे कि बॉन्ड को ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रुप होता है, उसके लगने से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। और लास्ट जो अपना पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहला जो पार्ट है अपने पास जनरल केमिस्ट्री, तो जनरल केमिस्ट्री में हम सबसे पहला जो सीखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेकार हो जाएगी, कहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो होता है जनरल केमिस्ट्री में वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं कि जो अपने पास जो पीरियोडिक टेबल है, जो हम लोग ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 10th में पढ़ा था पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, तो वो जो टेबल है वो कैसे डेवलप किया गया उसकी थोड़ा उसको डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और वो भी कॉन्फ़िगरेशन के बेस्ड पे ही बात करेंगे, तो वो भी डिपेंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है तो प्रॉपर्टी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसके बाद अब देखो कि हम लोग 11th में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले। ठीक है,
तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल 2 चैप्टर अपने को पढ़ना है। उसमें सबसे पहला इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर है अपने पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, जनरल केमिस्ट्री वो हटा देंगे, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं 11 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपके जो लेक्चर ले लेगा वो 18 के आसपास ले लेगा, और ये जो चैप्टर लेगा वो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा जाएगा 39 लेक्चर लेगा, ठीक है। मतलब पूरा 11th इन 2 चैप्टर को पढ़ने में अपना निकल जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले मोल कंसेप्ट आप पढ़ोगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है जिसमें न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, वो है मोल कंसेप्ट, ठीक है, गैसियस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो अपने 3 चैप्टर इधर हो गए, और बाकी के रेडॉक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये 5 चैप्टर आपको फिजिकल के मिलेंगे, ठीक है। टोटल 5 चैप्टर किसके मिलेंगे, फिजिकल के, 2 इनऑर्गेनिक, 5 फिजिकल के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। टोटल 2 चैप्टर। तो इस तरह अगर कैलकुलेट करें तो 9 चैप्टर अपने को पढ़ना है टोटल 11th में, ठीक है। 9 चैप्टर टोटल अपने को पढ़ना है 11th में केमिस्ट्री में। ये टॉपिक अपना कवर्ड होगा, ये टॉपिक अपना कवर होगा पूरी तरह 11th में, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बस इतना ही टॉपिक अपने को पढ़ना है 11th में, ठीक है। और ये सारा बेसिक है, अच्छे से हर किसी का पहला 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से करो, अच्छे से समझो, ठीक है। कहीं दिक्कत आए टीचर से पूछो, टीचर से शर्माना नहीं है, ठीक है। जितना बेशर्म होकर पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन जितना पूछना है पूछो, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आए फ़ौरन टीचर से कम्युनिकेट करो आप, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप समझना ध्यान से, हर एक चैप्टर को, ठीक है ना, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। दूसरा चीज़ है कि अपना सब्जेक्ट को बैलेंस रखना, ठीक है। ये तो अपने इंट्रोडक्शन की बात करें, सब्जेक्ट बैलेंस इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। जो अपने पास सब्जेक्ट है उसको बैलेंस करना। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना कि सब्जेक्ट बैलेंस, सर क्या मतलब है सब्जेक्ट बैलेंस का, मतलब कि आपके पास जो केमिस्ट्री है, ठीक है, आपके पास जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री है अपने पास, मैथ है, ठीक है, मैथ या बायो वाले जो बायो लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपने पास फिज़िक्स है, ठीक है। तो ये अपने पास टॉपिक है, ठीक है। तो इनको बैलेंस करना है, ठीक है ना, इनको बैलेंस करके रखो कि मतलब कि कोई भी चैप्टर आपका, मतलब कोई भी टॉपिक जो है, केमिस्ट्री है या मैथ हो या फिज़िक्स हो, ये वीक नहीं पढ़ना चाहिए, वरना रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। वीक नहीं पढ़ना चाहिए कि एक सब्जेक्ट को छोड़ दिए, सिर्फ मैथ अच्छा लग रहा है तो मैथ पढ़ रहे हैं, बायो अच्छा लग रहा है तो बायो पढ़ ना, ये गलती नहीं करना है। हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को बैलेंस करना है, ठीक है। ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, ये चीज़ अच्छे इंस्टीट्यूट में, आप अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में देखोगे तो वहाँ पे बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता है 7th क्लास से ही, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ अलग, बायो अलग, बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आपके 5 चांस है। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के बारे में हमको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है, मतलब सब्जेक्ट आपको अच्छे से आना ही चाहिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। आपका अगर आप 3 पेपर ले रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो वो सब्जेक्ट आपका बैलेंस होना चाहिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होगी, सब्जेक्ट बैलेंस अपना, ठीक है। अपने को चलना कैसे है, मतलब अपना पढ़ने का स्टाइल क्या होगा, ठीक है। अपना जो पढ़ने का जो स्टाइल होगा वो सिंपल एक मेथड से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले जो होगी अपने पास, जो होगी आपके पास एक क्लास नोट कॉपी होगी, ठीक है, जिसमें आप नोट करोगे, क्लास नोट करोगे, ठीक है। क्लास नोट के बाद आपको जो DPP मिलेंगे, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, इसको करना है। और तीसरा आपके पास होगा वो शीट होगा, इनके अलावा बाहर नहीं जाना है, यानी क्लास नोट DPP शीट, क्लास नोट DPP शीट, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपको एफर्ट लगाना है तो थोड़ा सा NCERT की बुक, इसको पढ़ोगे, वरना इतना काफ़ी है, क्लास नोट DPP शीट, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ये अपना पढ़ने का तरीका होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का क्या है कि क्लास नोट कॉपी को रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है ना। जो क्लास नोट कॉपी है आपकी, DPP
मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर जो आपको मिले उसको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद अपने पास नंबर आता है शीट, ठीक है। शीट को के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाना, शीट लगाना ज़रूरी। जैसे अपना कोई टॉपिक कवर हुआ, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड शीट में जो क्वेश्चन है उसको कर लेना है, ठीक है। केमिस्ट्री में बात करें तो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और मेडिकल लाइन्स में बायो के लिए भी एनसीईआरटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, नीट के लिए। तो एनसीईआरटी की बात करें तो वो नीट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, और बायो की बात करें, इसके लिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको आना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ना है अपने को, ठीक है। या स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में आपकी जो स्टेट बुक की बुक है, जो एनसीईआरटी जो स्कूल में फॉलो होती है, वो बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इतना में वो सब कुछ कवर हो जाता है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम लोग बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, वो पढ़ के उससे क्वेश्चन कैसे निकलता है, ठीक है। तो नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी, बायो और केमिस्ट्री दोनों। और जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जेई के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो अपने पास, जेईई के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो भी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले, इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी से बाहर जाता नहीं है, ऑर्गेनिक में भी 70 to 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी ही बिल्कुल लाइन बाय लाइन से उठाता है, ठीक है। थोड़ा सा 20% क्वेश्चन घूमता है, लेकिन वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता, घूमते रहता क्वेश्चन, मतलब नए तरीके से सोचवाएगा वो क्वेश्चन को, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अपना ये था पैटर्न की कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्कशन अबाउट मतलब कि आपको डीपीपी मिलेगी, जो उसके क्वेश्चन को लगाना है आपको साथ साथ, जैसे, ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक कवर होगा उसकी डीपीपी मिलेगी। और उसके बाद शीट जो है वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे डीपीपी और टॉपिक कंप्लीट होता है, शीट में देखना है क्वेश्चन की कौन कौन से क्वेश्चन मेरे टॉपिक से हो गया, उसको कवर करना है, ठीक है। हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो डिस्कस करेंगे शीट। ये अपना क्या पढ़ने का तरीका होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि अबाउट केमिस्ट्री है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले कि केमिस्ट्री जो है फिजिकल साइंस का वो ब्रांच है जो डील करता है मैटर के साथ, बस। केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल साइंस का वो ब्रांच है जो कि डील करता है मैटर के साथ, ठीक है। अब मैटर में भी वो क्या क्या डील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन क्या आता है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर के बारे में सर, अब बोलोगे सर मैटर क्या होता है? तो हम लोग मैटर के बारे में 9th क्लास में, ठीक है, 9th क्लास में अगर सीबीएसई की बात करो या स्टेट बोर्ड की बात करो, दोनों में हमने मैटर पढ़ा है। मैटर क्या होता है? सिंपल चीज़ होता है मैटर का मतलब कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, यानी जिसके पास भी क्या है, मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो मैटर होगा। यानी बुक, टेबल, चेयर हम लोग हो गए, ठीक है ना, कुछ भी, जैसे आप मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल, ये सारा चीज़ क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो जो भी चीज़ भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो मैटर होगा। पेन, पेंसिल, सारी चीज़ें मैटर है, ठीक है। तो अब मैटर के किस चीज़ के बारे में हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है, तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो फिजिकल, आप जानते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की क्या होती है। जैसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं किसी चीज़ के, तो वो फिजिकल, उसकी प्रॉपर्टी, हर चीज़ की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में जैसे मास, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, डेंसिटी, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो उसके बारे में पढ़ना है। और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, उनके बारे में पढ़ना। यानी मैटर की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी को पढ़ना, ठीक है ना। फिजिकल का मतलब समझ गए कि जो बाहरी अपीयरेंस, जैसे मास हो गया, डेंसिटी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है ना, विस्कोसिटी हो गया, ये इसकी बात करेंगे, ठीक है। शेप हो गया, ठीक है, साइज हो गया, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल होती है। केमिकल, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी है कि जैसे अगर केमिकल प्रॉपर्टी वाटर है, ठीक है, तो वाटर में अगर मेटल डालेंगे तो उसकी क्या क्या निकलेगा। तो हम लोग देखे होंगे कि कहीं पे मेटल में का रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ,
तो हम लोगों ने देखा बहुत सारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आ गया, केमिकल क्राइटेरिया में आ गया, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी समझ गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब सीधे सीधे हम लोग बात करेंगे, मास के बारे में बात करेंगे। मास हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गया, शेप हो गया, ठीक है, ठीक है, शेप के बारे में, साइज के बारे में, ये फिजिकल मतलब जो बात है फिजिकली बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब उस मैटर का जो है वो कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कंपोजिशन के बारे में नहीं बात करेंगे, कंपोजिशन जो उसका है फिक्स्ड है उसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। जो उसका कंपोजिशन है बस उसी के बारे में बात करेंगे, नहीं कि कंपोजिशन चेंज करेंगे। जैसे वाटर है तो H2O2 अलग करके बात नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर के बारे में ही बात करेंगे कि हाँ वाटर टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्लियर मतलब उसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का डेंसिटी वाटर का ये होता है, तो डेंसिटी की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे अब बताते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में क्या। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन पढ़ा था, याद है 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, कि मान लो कि मैग्नीशियम रिबन वाला सबसे फेमस जो रिएक्शन है वो कौन सा है। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिए उसको सैंड पेपर से रब करते थे, उसके बाद उसको जलाते थे। किसके प्रेजेंट में जलाते थे? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, O2 गैस के प्रेजेंट में। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता था सॉलिड, ठीक है ना। चाइना डिश रखते थे, उसमें उसके अंदर क्या होता था, वो पाउडर वाइट कलर का गिरता था, वाइट कलर का अपने सॉलिड पाउडर के फॉर्म में आपको नीचे मिलता था, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन को लेके ऐसे हम लोग प्रैक्टिकल भी देखे होंगे। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, क्यों रिएक्ट कर रहा है, इसके अंदर क्या एनर्जी लग रही है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके फिर बना क्या रहा है, तो ये सारी जो बातें हैं ये इसकी केमिकल रिएक्शन की तरफ चले गए, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चले गए कि मैग्नीशियम क्यों रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट कर रहा है तो MgO ही क्यों बना रहा है, MgO2 क्यों नहीं बना रहा है, MgO3 क्यों नहीं बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि फिजिकल और केमिकल दोनों की बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं केमिकल कंपोजिशन। हाँ, जैसे केमिकल कंपोजिशन किसी का क्या होगा उसके बारे में। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इसका केमिकल बोलोगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन कर गया, ठीक है। उसी तरह वाटर है, तो वाटर का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है इस यहाँ पे और ऑक्सीजन है। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, रिएक्शन के बाद बोलो, रिएक्शन के पहले बोलो, किसी भी चीज़ का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। कंपोजिशन मतलब वो किस से बना है, केमिकली कंबाइन होके जो बना है उसके अंदर कंपोजिशन क्या है। जैसे CO2 है तो कार्बन और ऑक्सीजन है, NO2 है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। इसी तरह H2SO4 है तो उसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट की द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विच अंडरगोस अंडर द एनर्जी चेंजेस दैट अकम्पनी दिस प्रोसेस, ठीक है। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि जो भी अपना, जैसे मान लो H2O है, ठीक है, वाटर है अपना सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो आप इसको हीट दोगे तो ये बनेगा H2O। अभी भी ये वाटर ही है, H2O है, इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, ये लिक्विड हो गया, ठीक है। फर्दर अगर आप इसको हीट करते हो और हीट कर दिए तो H2O वाटर ही है लेकिन ये वेपर के फॉर्म में हो गया, ये इसको गैस बोल देंगे। तो ये जो चेंजेस है, ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है, ये जिस प्रोसेस के थ्रू ये चेंज हो रहा है, इसमें जो एनर्जी लग रहा है वो कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है, उसकी स्टडी भी हम लोग करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। कि अगर मान लो H2 सॉलिड था तो सॉलिड से लिक्विड गया तो कितना एनर्जी लगा, ठीक है ना। क्या इसको आप हीट दिया होगा तो हीट से हम लोग, याद है कि हीट को Q से डोनेट करते, तो कितना हीट आप इसको देगो, क्या हीट लगेगा कि ये वाटर जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन, उसकी एनर्जी का कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट चेंज होना, फिजिकल, ठीक है। तो द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विच अंडरगो एंड द एनर्जी ऑफ चेंजेस दैट अकम्पनी दिस प्रोसेस, ठीक है, इसकी भी स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है। उसमें जो एनर्जी लग रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी स्टडी इसके अंदर हम लोग करते हैं, ठीक है।
तो इसी को हम लोग इसी में और दूसरी चीज़ें है ये कि अगर बात करें कि जैसे अगर मान लो H2O, अगर इससे हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें तो ये H2 गैस और प्लस O2 गैस में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे अब ये जो है इसका कंपोजिशन ही चेंज हो गया, तो इसकी भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी स्टडी जो है वो इसके अंदर आ जाती, केमिस्ट्री के अंदर आ जाती। ठीक है, कि उसकी एनर्जी, क्या एनर्जी लग रहा है, ठीक है ना, कैसे एनर्जी को यूज़ कर रहा है। इसमें जैसे कि अगर इसमें मान ले अभी हीट चैप्टर आप पढ़े होगे तो उसमें वो एनर्जी होता है, कहीं पे ms डेल्टा टी यूज़ करते हैं, कहीं पे ml यूज़ करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यूज़ करते हैं, कहीं पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो हीट मतलब उसके लेटेंट और फ्यूज़न को यूज़ करेगा और उसके मास, वो जो मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ हीट निकल जाएगा कि इतना अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो ये अगर 1 kg वाटर है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना हीट लेगा। तो ये सारी स्टडी की बात हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, तो उसकी फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें जो एनर्जी का यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारा रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है, जैसे सिंपल अभी हम लोगों ने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा था, तो आगे भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो अभी हम लोग ने देखा कि मैग्नीशियम रिबन लिए, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम रिबन ले लिए। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन लिए तो इसमें हम लोग, ये सॉलिड है। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये काम होगा, O2 के प्रेजेंट में, और यहाँ पे तुमको हीट देना पड़ेगा बाहर से। हम लोग ये फेमस रिएक्शन है, 8th क्लास से पढ़ाया है। मैग्नीशियम रिबन लो, उसको उसके नीचे आग लगा दो, ठीक है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो वो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है और वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, और बना के वो सॉलिड के फॉर्म में नीचे पाउडर के फॉर्म में, मतलब डस्ट, छोटा छोटा डस्ट के फॉर्म में, मतलब वो मिल जाता है अपने को। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, तो अब देखो यहाँ पे हीट यूज़ हुआ कि आपने हीट सप्लाई किया, तो आपको याद होगा, तो आपने पढ़ा होगा इन एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ, आपने हीट दिया, इन किया हीट, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इंडोथर्मिक। ये स्टडी भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम पूरी बात कर रहे हैं इंडोथर्मिक। ठीक है, कहीं पे अगर रिएक्शन में हीट रिलीज हुआ तो एग्जिस्ट किया, बाहर निकला, तो एक्स ऐसे याद रखते। इंडो मतलब हीट कहीं से अंदर गया, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर आ गया, ठीक है, एग्जिस्ट किया, ठीक है, ठीक है ना, एग्जिट किया मतलब बाहर गया हीट। एक्स जहाँ पे यूज हो गया मतलब बाहर निकला हीट, इंडो मतलब इन किया हीट। ठीक है, तो ऐसे याद रखते। तो इस तरह के जो रिएक्शन होंगे, इसकी जो एनर्जी लग रही है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पूरी स्टडी अपने पास होगी। कुछ फिजिकल में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी स्टडी अपने को फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़नी है। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो अबाउट केमिस्ट्री हम लोग देख लिए। ठीक है, अब आते हैं कि अपने पास 2 ब्रांच और है। ये तो फिर जनरली बात कर रहे हैं कि ओवरऑल केमिस्ट्री की बात की, फिजिकल केमिस्ट्री की बात की, जिसमें हम लोग को एनर्जी का कैलकुलेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ठीक है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, ठीक है, उसके डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना हम लोग को, सिर्फ इतना याद रखो, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसके डेरिवेटिव। ये एक्सप्लेनेशन है कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ सर, हर एक वर्ड का हमको मीनिंग जानना। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, तो अपने पास एक एकदम 10th क्लास का फेमस रिएक्शन है CH4। ठीक है, इसको हम लोग 4-5 बार सनलाइट के प्रेजेंट में, Hμ सनलाइट के प्रेजेंट में देखे होगे आपने, और इसके ऊपर Cl2 डालते हैं, तो ये फर्दर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप के बाद ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है CCl4 में। ठीक है, तो अपने को क्या है कि ये देखो, ये हाइड्रोकार्बन था, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, इससे कन्वर्ट होके ये कार्बन यहाँ पे आ गया है, अब यहाँ पे मिल रहा है अपने को कार्बन और ये क्लोरीन। तो ये क्या हो गया, ये जो है ऑर्गेनिक, जो CH4 मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसका CCl4 डेरिवेटिव है। ठीक है, तो डेरिवेटिव मतलब जो हाइड्रोकार्बन से एक नया सब्सटेंस डिराइव हुआ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो उसकी डेरिवेटिव, उससे जो बना है उसकी भी स्टडी, यानी ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक से जो बना, ठीक है ना, रिएक्शन करके उसकी स्टडी, ठीक है, उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पे करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक तो जानते हो क्या, इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट। देखो सिंपल सा है ना, हम लोगों ने बचपन से देखते आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बचपन से देखते आ रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल, कैसा होता है पीरियोडिक टेबल सभी को पता है, ठीक है, देख लेते हैं। तो सिंपल है, क्या है भाई, तो अपने पास एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें पहला ब्लॉक इस तरह का पीरियोडिक टेबल अपना दिखता है, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, 10th क्लास में यहाँ पे, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल था, ये दिखता होगा, देखना जाके, यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे डी ब्लॉक होता है, यहाँ पे पी ब्लॉक होता है, ठीक है, और यहाँ पे एफ ब्लॉक होता है, और इन सब में एलिमेंट होते हैं। कौन होते हैं? एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 118 एलिमेंट के बारे में आपको डील करता है। इन 118 एलिमेंट की स्टडी है यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और क्या है, इनसे जो कंपाउंड बन रहा है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना, ठीक है, इनके तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक एलिमेंट था, दोनों कंबाइन होके वाटर बना, तो इसकी स्टडी है, इस वाटर के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा चीज है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके अपना CO2 गैस बना, तो इसकी स्टडी है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह अगर मानो कि SO2 प्लस O2 मिलके SO3 बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये सारे कंपाउंड है, इनकी स्टडी, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड की स्टडी, एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो वो एलिमेंट और उससे जो कंपाउंड बना उसकी स्टडी इनऑर्गेनिक में, ठीक है। वो एलिमेंट और उससे जो कंपाउंड बना उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये तो अपने पास था, जो बेसिक था कि क्या होता है ऑर्गेनिक, फिजिकल में क्या करेंगे सर, इनऑर्गेनिक में क्या करेंगे, ऑर्गेनिक में क्या करेंगे, जो बेसिक चीजें थी वो हो गई, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, फिजिकल की बात करते हैं। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल के फिजिकली में जो है स्टडी ऑफ लॉ गवर्निंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है ना। जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस अभी बताए ना, वहाँ पे हम लोग बात किए थे, फिजिकल और चेंजिंग जो हो रहा है उसके लिए जो लॉ बनाया गया उसकी स्टडी। जैसे अभी हम लोग को पता है कि H2O है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं खाली कि सॉलिड से लिक्विड हो गया, H2O लिक्विड हो गया, ठीक है। तो ये सॉलिड से लिक्विड जो ये चेंज हुआ, इसमें जो एनर्जी का चेंज हुआ, इसमें जो अगर मान लेते हैं ये जो चेंज हुआ, तो इस चेंज के लिए जो लॉ बनाया गया है उसकी स्टडी करना है, ठीक है ना। या फिर हम लोग, चलो इतना ही काफ़ी है, बाकी डिटेल में बात करते हैं। केमिकल चेंजेस की बात करेंगे। केमिकल चेंजेस की जैसे कि सिंपल है, वही कुछ भी ले लो कि मैग्नीशियम को ही सिंपल वही एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किए तो MgO बना, ठीक है। तो MgO बना तो हम कितना मैग्नीशियम, इसको बैलेंस, अब कैसे पता चलेगा सर कि हम कितना मैग्नीशियम लेंगे तो कितना क्या बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो उसमें केमिकल चेंज हो रहा है उसके लिए जो लॉ बनाया गया, क्या इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो आप देखोगे कि एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये MgO, तो इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 mg होता है। मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24, ठीक है। तो 2 इंटू 24 यहाँ पे हो गया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, तो 16 इंटू 2 32 हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो अपने पास क्या आ गया? 48, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन का मास जो आएगा वो 48 प्लस 32, ठीक है ना। 48 प्लस 32 तो कितना हो गया? 10, 0 हाथ में 8, ठीक है, 80, ठीक है ना, 50 80, ठीक है। तो ये 80, ठीक है, ये 80, तो ये भी 80, इधर भी 80 आ रहा है। अरे ये कैसे हो गया कि यानी रिएक्शन से पहले जो मास था वही रिएक्शन के बाद है, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये रिएक्शन हुआ, इसमें क्या कंजर्व है? इसमें मास, ठीक है ना, मास जितना रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में है, ठीक है।
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट इंट्रोडक्शन है कि कैसे हम लोग, और ये हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th क्लास में पढ़ा था, चाहे सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, ठीक है। अब यहाँ से अपनी केमिस्ट्री शुरू होती है मैटर से। हम लोग क्या बोले, केमिस्ट्री का पहला डेफिनेशन कि मैटर के बारे में डील करता है, फिजिकल साइंस का वो ब्रांच जो मैटर के बारे में डील करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर, ठीक है। तो मैटर अभी मैंने डेफिनेशन बताया कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो मास और ऑक्यूपाई स्पेस करेगा तो वो हो गया मैटर, ठीक है, उसको हम लोग मैटर बोल देंगे, ठीक है। अब मैटर के अंदर एक वर्ड आ रहा है, बहुत प्यारा सा वर्ड आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास, ठीक है। तो अपना जो बात करते हैं कि मास क्या होता है, ठीक है, और वेट क्या होता है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, मास और वेट क्या होता है। तो हम लोग मास की बात करें तो मास जो होता है अपने पास कि क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है पेंसिल, ठीक है ना, तो इसके अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है उसी को हम लोग मास बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसी पेंसिल के ऊपर, ठीक है, ये पेंसिल अपना है, ठीक है, ये पेंसिल है, इसी पेंसिल के ऊपर अगर ग्रेविटी लग जाए, ठीक है, ये मान लो कि, चलो ऐसे नहीं देखते हैं, ऐसे देखते हैं, मान लेते कि पेंसिल वैसे नहीं बनाते, ऐसे बना लेते हैं, मतलब एक बड़ा ऐसा, ये पेंसिल अपना है, ठीक है, ये पेंसिल है, मोमबत्ती टाइप का दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं, पेंसिल है, ठीक है। तो इस पेंसिल के ऊपर अगर ग्रेविटी लग गया, क्या लग गया, ग्रेविटी लग गया, तो यही वेट हो जाता है, यानी वेट जो होगा वो mg हो जाएगा, यानी इसका मास और ग्रेविटी इसके ऊपर जो लगा, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, मास का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है वही उसका मास होगा, ठीक है। और उसी मास के ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया तो वो वेट हो जाएगा, ठीक है, ये मेजर डिफरेंस, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग वेट और मास सेम मान के चलेंगे, मतलब सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, वेट भी बोला तो ही मास लेना, मास भी बोला तो ही मास लेना, ठीक है। लेकिन बेसिक डिफरेंस है, समझना ज़रूरी है कि मास और फिजिक्स में ये बहुत ज़रूरी है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। ग्रेविटी लगने पे ही वेट उसका निकल के आता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ, मैटर हो गया। तो मैटर का क्लासिफिकेशन देखने को मिला अपने को, फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस, सिंपल क्या पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपने को सॉलिड मिलता है, लिक्विड मिलता है, गैस, वही वाटर का एग्जांपल, कैसे कि ये फेस चेंज जो होता है अपने को फिजिकल पार्ट से डील करता है। जैसे कि अपने पास है H2O सॉलिड है, ठीक है ना, इसको हीट कर दिए तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में, तो H2O लिक्विड हो गया, फिर हीट कर दिए तो ये कन्वर्ट हो गया गैस में, ठीक है ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हीट आप देते जाओ, वाटर का तीन फॉर्म हो गया, सॉलिड भी हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सिर्फ क्या करना है, हीट देते जाना, ठीक है। वापस हीट निकालोगे तो गैस से लिक्विड बन जाएगा, और हीट निकाल लो तो सॉलिड बन जाएगा। तो ये एक इंटर कन्वर्जन चलते रहता है, ठीक है, इंटर कन्वर्जन ये मैटर का चलते रहेगा, ठीक है। अब इंटर कन्वर्जन आप लोगों ने 9th में पढ़ लिया है, इंटर कन्वर्जन मैटर के लिए क्या क्या कर सकते हो, सीधे या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या तो टेम्परेचर घटा दो, यही होता है ना। गैस है, गैस का जो गैस जो है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स उसके दूर दूर होते हैं, तो आप उससे हीट निकाल दो, ठीक है, जितना हीट दिया जिसमें गैस बनाने में उतना हीट निकाल दो, तो वो क्या होगा, वापस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे, जैसे जैसे पास आते जाएंगे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और हीट उससे निकाल दो तो वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है ये स्टडी। अपना जो मेन पार्ट है जो यहाँ पे हमको फोकस करना, तो ये सारा पार्ट आप फिजिकल केमिस्ट्री में कवर करेंगे, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है,
केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, बिल्कुल प्योर और मिक्सचर, प्योर और इम्प्योर बात करते हैं। तो एक प्योर होता है, इम्प्योर, इम्प्योर के अंदर मिक्सचर आता है, ठीक है। तो प्योर की बात करें तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है अपने पास, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि प्योर सब्सटेंस होता है क्या, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में दो चीज़ आता है, एलिमेंट और कंपाउंड। मतलब प्योर मतलब उसमें कुछ मिलावट ना हो, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस उसमें एलिमेंट और कंपाउंड होता है, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है भाई, तो एलिमेंट हमको पता है कि अगर एक ही टाइप के एटम से बना हुआ, ठीक है ना, ऐसा सब्सटेंस जो एक टाइप के एटम से बना हुआ था वो तो एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के अंदर तीन चीज आते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और मेटल, 118 एलिमेंट है, वो तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स में, ठीक है। तो 118 एलिमेंट को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसी की स्टडी हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है ना। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है भाई, तो कंटेन टू और मोर एलिमेंट इन डिफिनेट रेशियो ऑफ मास, ठीक है ना। तो दो और दो एलिमेंट एक डिफिनेट रेशियो में कंबाइन करे तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड के लिए दो डिफरेंट एलिमेंट का होना शर्त है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि CO2 अपना कंपाउंड है, O3 कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। यानी एक से ज्यादा होना कंपाउंड नहीं बनता है, अलग अलग दो एलिमेंट का होना जरूरी है। CO2 कंपाउंड है, CO क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। वाटर क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। सर क्या ये मॉलिक्यूल्स है, बिल्कुल है। एक से ज्यादा कुछ भी हो मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं, नहीं, ठीक है ना। क्या सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल सही, सारे कंपाउंड क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे O3 है तो ये तो मॉलिक्यूल्स है लेकिन कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड के लिए शर्त है दो डिफरेंट एलिमेंट का एक जगह पे आना, क्लियर है। अब बोलोगे सर कि ये डिफिनेट रेशियो ऑफ मास क्या होता है, देखो समझना, डिफिनेट रेशियो ऑफ मास क्या होता है कि आप वाटर को किसी भी सोर्स से उठाओ, ठीक है ना, आप टैप वाटर ले सकते हो, रेन वाटर ले सकते हो, कहीं से ले सकते हो, तो जो वाटर का जो एक फिक्स्ड रेशियो है मास का वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, वो जैसे वाटर है तो वाटर जो है 2 देखो दो हाइड्रोजन तो 2 लिखे, ठीक है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 1 लिखे। तो इनके मास का रेशियो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई, ये ऑक्सीजन है अपने पास तो एक ऑक्सीजन है तो 1 लिखे, 1 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 16 लिखे। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1:8 आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 1:8 हो जाएगा। यानी 2 8 जा 16, 8 बार में कट कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ठीक है। तो अपने पास 1:8 आ गया। तो यही इसका जो मास होता है ना, डिफिनेट रेशियो ऑफ मास, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि इन ए डिफिनेट रेशियो ऑफ मास। तो ये मास का रेशियो है इसका, ठीक है। तो ये अपना जो भी है, ठीक है, तो उसके जो भी कंपाउंड होंगे उसका एक डिफिनेट मतलब फिक्स्ड रेशियो होगा मास का, जो भी कंपाउंड होंगे वो उसका एक फिक्स्ड रेशियो होगा, ठीक है। जैसे CO2 है उसका 3 देख लो कि कार्बन का मास अपने पास कितना होता है, कार्बन का जो मास होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का हमको निकालना है, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन का मास अपने पास 12 होता है और इसका 2 × 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 6, ठीक है ना, और 3 और 2 3 जैसे 2 8 जहाँ 3:8, ठीक है। तो ये 3:8 होगा ना, ये फिक्स्ड रेशियो होगा। यानी CO2 आप कहीं से भी उठा के लेगा 3:8 ही मिलेगा उसका रेशियो, ठीक है। तो ये फिक्स्ड रेशियो कंपाउंड का एक फिक्स्ड रेशियो होगा, ठीक है ना। फिक्स्ड रेशियो का मतलब समझेंगे, यानी कंटेन 2 और मोर एलिमेंट इन ए डिफिनेट यानी फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास, ठीक है। उनके मास का रेशियो फिक्स्ड होगा, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिक्सचर की बात करते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बस अभी हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, ठीक है। मिनरल्स से रिलेटेड बात करते हैं। इनऑर्गेनिक अभी बताएं कि 118 एलिमेंट और उससे जो बने हुए कंपाउंड है उनकी स्टडी है। ऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की स्टडी है। तो ये आप समझ लोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब सिंपल समझना, जो देख के आप बता दो कि उसकी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन को, सॉरी, होमोजीनियस का मतलब होता है कि आप देख के नहीं बता सकते कि इसकी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन क्या है। मतलब कि सॉल्ट, हम गए किचन, मतलब हम बाहर गए क्लासरूम से और 2 बोतल पानी लिया बिल्कुल एक जैसा,
ठीक है, एक में सॉल्ट प्लस वाटर डाल दिया, मतलब इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, एक में बिना सॉल्ट ऐड किए, और 2 बोतल ला के मैंने टेबल पे रख दिया, तो आप देख के नहीं बता सकते कि कहाँ कौन वाला बोतल में नमक है और कौन वाले बोतल में नमक नहीं है। यानी एक में प्योर वाटर है, एक में नमक उसमें मिक्स किया हुआ वाटर है, ठीक है। तो इस केस में ऐसा जिसमें आप देख के नहीं बता सको, नेकेड ऐसे नहीं बता सको कि क्या होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखेगा, एक जैसा दिखेगा, ऐसे को होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। मतलब हम देख के उसकी, मतलब उसमें क्या क्या मिक्स किया हुआ है वो हम सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मतलब आप देख के नहीं बता सकते। हेट्रोजीनियस, ठीक है ना, अब देखो सिंपल है कि सैंड है और वाटर है, आप देख के बता दोगे कि हाँ इसमें सैंड और वाटर है, तो जिसको देख के ही आप बता दो ऑयल प्लस वाटर है, तो आप देख के बता दोगे सर ये ऑयल है ये वाटर है, तो आप देख के जिसमें बता दो दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, बाकी आप 9th में पढ़े होगे कि एयर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि उसमें भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें कि जो होमोजीनियस होता है, ठीक है। कभी कोको कोला का कोको कोला पिया होगा ना, तो उसके अंदर भी अगर आप देखोगे जब ढक्कन बंद है तो क्या हो गया, होमोजीनियस, क्योंकि उसमें जो CO2 का जो है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना, वो हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस रखा जाता है, तो वो अगर वो ढक्कन खोलोगे तो वो होमोजीनियस नहीं रहेगा, क्योंकि सारे जो गैस है CO2 वो ऊपर की तरफ भागेंगी, तभी तो ढक्कन खोलते ही क्या होता है, थोड़ी आवाज़ होती है, ठीक है। तो वो ढक्कन बंद होमोजीनियस, ढक्कन खुला होमोजीनियस नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि अब जैसे जैसे आप पियोगे तो देखोगे कि पहला घूंट आप पी रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा लगता है, क्योंकि वहाँ पे CO2 का मात्रा, कार्बोनिक एसिड रहता है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा जलन करता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे वो जैसे जैसे आप टाइम बीतते जाएगा वो क्या हो जाएगी, उसकी होमोजीनियस जो होती है वो ख़त्म होते जाता है, वो कड़वापन कम होते चला जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जो डिज़ोल्व होती है CO2 हाई प्रेशर पे, वो क्या होती है, बाहर निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि थोड़ा सा सोचना भी है कि हाँ यहाँ पे होमोजीनियस होगा, यहाँ पे हेट्रोजीनियस होगा, तो वो दिख के सेपरेट नहीं होता है बाउंड्री वहाँ पे भी। तो इसलिए जब ढक्कन बंद होमोजीनियस, ढक्कन खुला समझ में आ गया हेट्रोजीनियस, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, वो CO2 जब हाई प्रेशर पे बंद थी वो गैस तो यूनिफॉर्म था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है मोल, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफिनेशन मोल की पढ़ी है आपने कि मोल क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली मोल क्या होता है समझना, यहाँ पे मोल क्या होता है, ए मोल इज ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज, ठीक है ना। देखो मोल कुछ नहीं होता है, एक काउंटिंग यूनिट है, ठीक है। और मोल बोलते ही तुम्हारे दिमाग में एक नंबर आना चाहिए, ठीक है। और वो नंबर अगर हम किसी चीज़ को भी एक मोल बोल दें तो वो उस नंबर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो बस यही मोल है। मोल क्या है, काउंटिंग यूनिट है, एक नंबर है, ठीक है। अगर हम किसी चीज कहीं पे भी एक मोल बोलते हैं, कुछ भी बोल दे, एक मोल पेन, मतलब वो नंबर होगा, एक नंबर। यानी अगर 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 हम लोग बोलते हैं कि एक मोल पेन, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक मोल पेन का मतलब ये एक मोल क्वांटिटी का मतलब होता है सीधे सीधे एवोगाड्रोस कांस्टेंट के बराबर। तो 6.022 कहीं पे 23 भी मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे 22 ले रहे हैं, इतना पेन, इतना नंबर ऑफ पेन को हम लोग एक मोल पेन बोलेंगे, ठीक है। तो बस एक नंबर है, काउंटिंग यूनिट है, ठीक है। अगर हम कहीं पे एक मोल वर्ड का यूज कर लिया मतलब कि ये नंबर होगा, मतलब वो जैसे एक मोल बुक मतलब उतना नंबर ऑफ बुक होगा, ठीक है। तो ए मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एंटिटीज, मेनी एंटिटीज मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, बुक, पेन, कॉपी, पेंसिल। लेकिन यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो ये बात नहीं करेंगे, इसमें बात करेंगे एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, ठीक है ना, अदर पार्टिकल्स की, कि अगर एक मोल पार्टिकल्स मतलब एवोगाड्रो नंबर
एवोगाड्रो कांस्टेंट नंबर के बराबर पार्टिकल। 1 मोल एटम मतलब एवोगाड्रो कांस्टेंट नंबर के बराबर एटम। 1 मोल मॉलिक्यूल्स मतलब एवोगाड्रो कांस्टेंट नंबर के बराबर मॉलिक्यूल। तो ये सारी चीजें जो है ना कि कोई भी सब्सटेंस दैट कंटेन मेनी एंटिटीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एज देयर आर एटम एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12, ठीक है ना। तो 12 ग्राम कार्बन में जो होता है ना 12 ग्राम कार्बन, ठीक है ना, C12 का मतलब उसका आइसोटोप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मोल को नहीं समझते, बस मोल। अभी आपके लिए मोल क्या समझना है, इसको डिटेल में हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे। अभी इस यहाँ पे क्या समझना है कि मोल का मतलब होता है एक नंबर, और वो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 से 22, कहीं पे 23 भी इंटू 10⁻23, ठीक है। बस यही होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ये क्या होता है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो मोल का मतलब एक नंबर, वो नंबर किसके बराबर, एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.023 इंटू 10⁻3। बस ये मोल अभी आपके लिए इतना समझो, ठीक है। बाकी डिटेल में हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि ये आया कहाँ से, इसको कैसे ये नंबर आया, ठीक है। ये कार्बन C12 क्या है, एक आइसोटोप है। तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं, थोड़ा सा आप पढ़े होगे इसके डिफिनेशन को 9th क्लास में, स्टेट बोर्ड हो चाहे आप CBSE हो। CBSE वाले जो वो हैं वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़े हैं, और जो स्टेट बोर्ड वाले वो स्टेट ऑफ मैटर मेजरमेंट ऑफ मैटर में आपने ये चैप्टर ये पढ़ा हो, मोल कंसेप्ट। तो वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा मोल को देख लेना, ठीक है ना, नॉलेज के लिए। यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वो चैप्टर ही पूरा मोल है, ठीक है ना। अभी के लिए याद रखो कि एक नंबर होता है मोल, ठीक है ना। बाद में डिटेल में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये 12 ग्राम ऑफ C12 क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना, ठीक है। ये अभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए अभी इस पर बात नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एटम्स की, ठीक है। तो हमें पता है कि एटम क्या होता है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, ठीक है ना। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, जैसे एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एलिमेंट किससे बना हुआ है, एटम से, ठीक है। तो एटम जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल, ठीक है ना, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है ना। तो एटम क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है एलिमेंट का। यानी बहुत सारे, जैसे आयरन है, तो मान लो कि ये आयरन का ब्लॉक है, तो इसमें बहुत छोटे छोटे एटम होंगे किसके, आयरन के। तो इससे मिलके एक बड़ा ऐसा ब्लॉक आयरन का बना होगा। तो ये बोलेंगे कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी जो बनाने वाला है किसको, आयरन के इस ब्लॉक को, ये आयरन जो बना ये बहुत सारे एटम से मिलके बना। तो एटम क्या हो गया, उसका फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट का। तो हम बोल सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, एटम क्या होता है, टेक पार्टिसिपेट करता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। जैसे कि H2O प्लस O2 ये मिलके H2O बनाया, तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन होकर H2O बना लिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, कंबाइन होकर एक H2O को मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। बैलेंस बाद में देखेंगे, अभी इतना समझो कि ये इस तरह करके। तो हम लोग ये एटम क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही जानना, ठीक है। इट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, ठीक है ना। तो वो बात अभी नहीं समझ में आएगी, चलो जैसे समझ लेते हैं कि H2O, ठीक है, H2, तो ये डायटोमिक है। तो ये क्या हो रहा है, अकेला नहीं आ रहा, हाइड्रोजन अकेला ऐसा नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, अपने के एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम क्या होता है, अकेला आता है। हीलियम कभी भी तुमने नहीं देखा होगा कि He2 ये नोबल गैस होता है, इनर्ट गैस होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसको रिएक्टिव नहीं होता, ये सिंगल एग्जिस्ट करता है। तो वही बचाव बताना चाह रहा था कि एटम जो होता है वो कभी कभी फ्री एग्जिस्ट करते हैं और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकते, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे कि डायटोमिक के फॉर्म में है तो फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, अगर मोनोएटोमिक के फॉर्म में तो फ्री एग्जिस्टेंट है। तो हीलियम मतलब अकेला, अकेला मतलब वो फ्री एग्जिस्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ नेम ऑफ पार्टिकल्स, और हाँ दूसरी चीज, ठीक है। तो एटम के बारे में हम लोग जान लिए। अब एटम के बारे में जानने के बाद जो अपना सबसे पहला काम है,
एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एटम में क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अपने पास न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियस बनता है और बाहर में जो ऑर्बिट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर कोई हमसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूछता है तो हम बोलेंगे सेंटर पे न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बस। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही वर्ड यूज होगा बार बार। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही ज़्यादातर बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं, ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स उठा। इसलिए बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री जो है स्टार्टिंग में ही डिफिकल्टीज है, जब तक दो चैप्टर सारे का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो अब इसको जो हम उठा रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से उठा रहे हैं, जो कि अपना 4th चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। 4th नहीं, हाँ 4th चैप्टर है अपना फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है। ठीक है ना, कि कौन सा, मोल कंसेप्ट, उसके बाद अपना मोल कंसेप्ट के बाद स्टडी ऑफ गैस लॉ, और नहीं तीसरा या चौथा चैप्टर अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, तो 4th चैप्टर, तीसरा चैप्टर आ रहा है, वहां से हम ये चीज़ों को उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री क्या हो रहा है कि इधर से थोड़ा चीज़ उठाई जा रही है, इधर से थोड़ा चीज़ उठाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एक सीक्वेंस में नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है समझने में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, एक एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, चलो, तो देखो यहाँ पे हम लोग उसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, जो कि कहाँ पे हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हुआ। हमको कहाँ पे पढ़ रहे हैं, जनरल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है हमको। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द पार्टिकल है अपने पास, मास है, नेचर ऑफ द चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, और प्रेजेंस ऑफ एटम। ठीक है, कहाँ पे वो प्रेजेंस रहेगा उस एटम के अंदर। ठीक है ना, वो पार्टिकल। तो सबसे पहले नेम ऑफ पार्टिकल में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्मॉल ई है। ठीक है, नोटेशन e⁻0। ठीक है, ये e⁻0 e⁻⁻1। ठीक है, e⁻ यहाँ पे -1। ठीक है, क्योंकि उस पर रिलेटिव जो चार्ज होता है वो -1 होता है। ठीक है, e⁻ क्या होगा, -1, 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो नोटेशन e⁻⁻1। ठीक है, डिस्कवरी बाय जे थॉमसन। ठीक है, तो उसके ऊपर जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम है। अगर केजी में देखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 9.1 केजी का मतलब हो गया कि इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो 10⁻31 केजी हो जाएगा 1000 से। ठीक है ना, 1000 से क्या करना पड़ेगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ग्राम कैंसिल आउट। ठीक है ना, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे 9.12 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, 10⁻31 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मास होता है। ठीक है, और देखो e⁻⁻1 इसका नोटेशन है, मतलब उसके ऊपर चार्ज -1 है तो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है ना, नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, नेगेटिवली। और उस पर जो चार्ज होता है वो 1.602 या कहीं पे देखोगे 1.6 लिखा रहेगा 10⁻⁻19 कूलम। ये कैसे आया, इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, कैसे आया अभी नहीं बात कर रहे हैं, बस आया है, ये चार्ज होता है। ठीक है, ESU में क्या इतना चार्ज होता है, -4.88 इंटू 10⁻10। बस याद रखो कहाँ से आया। अब ये देखो, जो ये 10⁻10 है, ये समझ में आएगा फिजिक्स में जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने जाओगे। ठीक है ना, तो चीज़ें इधर उधर से उठा के लाई गई है, तो आपको समझना है कि हाँ ये होता है, कुछ चीज़ें मेमोराइज करना है, ये थ्योरेटिकल पेपर इसको मेमोराइज करना है। ठीक है, हाँ अभी हम लोग देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है कि सेंटर पे न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछेगा आउटसाइड होता है या इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, हम बोलेंगे फट से नहीं बोलेंगे आउटसाइड, क्योंकि इनसाइड न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद प्रोटॉन है, प्रोटॉन का सिंबल P होता है। ठीक है, नोटेशन H11 या कहीं के पे प्रोटॉन का नोटेशन देखोगे H+ करके भी होगा। ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन का नोटेशन H+ करके भी होगा, ये इस तरह करके H+C से तुम समझना, तुम प्रोटॉन का नोटेशन H+C समझना। ठीक है ना, क्या समझोगे, H+। ठीक है, इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम।
केजी में कन्वर्ट करोगे तो उसके ऊपर -3 पावर आ जाएगा, ठीक है ना। -3 पावर यानी इसका अगर केजी में बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये क्या होता है H+, हम बता रहे हैं कि इस पे H+ तुम याद रखोगे, तो H++ का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और उस पे प्लस चार्ज कितना होगा, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है, इक्वल, लेकिन साइन अलग अलग होगा, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन साइन अलग अलग होगा, ठीक है ना। मतलब सेम चार्ज होगा लेकिन एक निगेटिव है तो निगेटिव लगाएंगे, दूसरा पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। तो बस सेम चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻, लेकिन ये प्लस होगा, ठीक है, माइनस में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पे माइनस में चार्ज होगा, प्रोटॉन पे प्लस में चार्ज होगा, ठीक है। और इसमें भी वही बस साइन चेंज करना है, ठीक है। अब बताओ इनसाइड, तो अभी हम लोग देखें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, तो हम बोलेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, मतलब किसी एटम के इनसाइड होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है एटम के, ठीक है। न्यूट्रॉन, बात ही पता चल रहा है, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। न्यूट्रल होगा, नोटेशन देखो न्यूट्रल है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो चार्ज नहीं होगा तो ये ऊपर 1 जो दिखा रहा है ये उसका मास है, रिलेटिव मास, नॉट चार्ज, ठीक है। तो ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब चार्ज कुछ नहीं होता, 0, ठीक है। तो n से डोनेट करेगा उस पर चार्ज क्या होगा, 0, ठीक है। डिस्कवरी बाय जे टैबला, इसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को, इसको दिया था जेम्स चैडविक ने, ठीक है ना, जेम्स चैडविक ने। ये सारा चीज हमको पढ़ना है, कहाँ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, यानी अपना जो फिजिकल का तीसरा चैप्टर है वहां पे ये सारा डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए बस याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें भी मास सेम रहा था 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और केजी में बात करोगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ठीक है। अभी बताएं ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रॉन है मतलब न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल है तो चार्ज क्या होगा, 0। अब बताओ, अभी तो पढ़े ना हम लोग, क्या पढ़े कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन एटम के न्यूक्लियस के इनसाइड होता है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है ना। तो ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द, ठीक है ना, आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। तो यहां तक हो गया अपना कंप्लीट। लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, देखो किसी भी एटम को अगर रिप्रेजेंट करना है ना तो उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ऊपर में अगर तुमको ए है और नीचे में जेड है, तो ये जेड ए जो होता है ना वो मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर, ठीक है। और ये होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर बात करें सोडियम का, तो सोडियम को हमको लिखना है, तो सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट करने के सोडियम कितने होता है, 11 नंबर पे आता है, और उसका मास कितना होता है 23। तो ये हो जाएगा 23 इसका मास, यानी ए ये हो गया और जेड ये हो गया, ठीक है। किसी का भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, तो ये एटॉमिक मास हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं। कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, तो ये ए हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 होता है, तो Z बराबर 6 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यानी ऊपर क्या होता है, याद रखना हमेशा, ऊपर मास नंबर होता है और नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ये रिप्रेजेंटेशन था। अब यहाँ पे 2 वर्ड आ रहा है यहाँ पे, अब समझना आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है, ठीक है। तो आइसोटोप का मतलब समझना, ठीक है, एक ही एलिमेंट, ठीक है ना, एक ही एलिमेंट होगा। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, एक एलिमेंट, ठीक है, उसके मास नंबर अलग अलग होंगे और उसका एटॉमिक नंबर यानी नीचे वाला नंबर वो सेम होगा, ठीक है ना। तो सेम एलिमेंट का अगर मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। क्लियर है, ठीक है ना। समझना कि अगर मान लो अपने पास XY एलिमेंट है और इनमें मान लो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ठीक है ना। तो ये हो गया कौन सा, एटॉमिक नंबर। नीचे वाला Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अभी हम लोग यहाँ पे देखें Z क्या होता है, एटॉमिक। नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर। वो सेम हो और मास नंबर कुछ भी हो, 4 हो ये 5 हो, तो मास नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन ये भी X होगा ये भी, ठीक है ना। यानी सेम एलिमेंट का अगर मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है तो उसी को हम लोग आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, आइटम्स ऑफ
atoms of given element which have same atomic number but different mass number is called isotopes। ठीक है ना, एक जैसा एलिमेंट होगा, देखो यहाँ पे तीनों क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होगा कि उनका मास नंबर सेम, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर ऊपर वाला नंबर डिफरेंट होगा, मतलब वो आइसोटोप कहलाएगा। ठीक है, अब देखो आते हैं आइसोबार पे। ठीक है, देखो आइसोबार क्या होता है। ठीक है, आइसोबार क्या होता है, एटम ऑफ डिफरेंट, देखो यहां पे वर्ड, वहां पे एटम ऑफ गिवन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, यहां पे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच सेम मास नंबर बट डिफरेंट नंबर, यहां पे उल्टा हो गया, यहां पे जो एलिमेंट है वो अलग अलग होंगे लेकिन उनका क्या सेम होगा, मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। देखो यहां पे जैसे वहां पे एक्स एलिमेंट क्या थे, सेम थे, जैसे कि यहाँ पे मान लो एक्स एलिमेंट था और एक्स एलिमेंट था, इसका मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम, अब मास नंबर इसका मान लो 4, इसका मान लो 5, तो डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट ही अलग होंगे, क्या होंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, कुछ भी हो हमको मतलब नहीं, लेकिन इनका क्या होगा, मास नंबर अगर बात करें, इसका 20, इसका 20, इसका 20, यानी ऊपर वाले नंबर सेम होंगे, यानी मास नंबर सेम होंगे और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। मान लो इसका एटॉमिक नंबर 19 है, 20 है, 21 है, यानी नीचे वाले नंबर डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार, यानी और यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, एक्स वाई जेड सेम नहीं होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो अलग अलग एलिमेंट हो, उनके मास नंबर डिफरेंट हो, और सॉरी मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे आइसोबार। ठीक है, उसके बाद आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है देखते हैं। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, होता है क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वर्ड इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइसो मतलब एक जैसा, तो जब एक जैसा इलेक्ट्रॉन सब में मिल जाए वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मान लो कि अपने पास एक्स कोई एलिमेंट है, समझना एक्स कोई कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, या मान लो ए बी सी 3 एलिमेंट है, अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन निगा रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन निगा रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन निगा रहा है, तो उसमें अगर सब में सेम इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये एक दूसरे का क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन। यानी नंबर ए में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, बी में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, सी भी, यानी ए का इलेक्ट्रॉन, बी के इलेक्ट्रॉन और सी के इलेक्ट्रॉन, तीनों का इलेक्ट्रॉन अगर सेम हो तो इसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो H माइनस, ध्यान से समझना इसको, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर 1, हमको पता है कि पीरियोडिक टेबल नंबर 1 पे आता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक माइनस आ गया, तो हमको पता है कि जितना मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम होता है, तभी तो कोई एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर H-1 है तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन तो था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, तभी तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, हीलियम, हीलियम के पास कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हमको पता है हीलियम 2 नंबर पे आता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम प्लस, तो लिथियम 3 नंबर पे आता है। ठीक है ना, देखोगे जाके 1 2 3 पीरियोडिक टेबल में वो तीसरे नंबर पे आता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 प्लस कर दिए, प्लस का मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकला, 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो लिथियम प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 3 था 1 निकाल दिए, 2 बच गया। ठीक है, बेरिलियम 4, देखो वो बेरिलियम 4 नंबर पे आता, उस पर 2 प्लस आ गया, तो बेरिलियम 4 था, 2 प्लस आ गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। प्लस आने का मतलब जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। ठीक है, तो बेरिलियम का 4 होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को दिख रहा है कितना, +2, तो +2 का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो कितना बच गया, 2।
तो इस तरह देख रहे हैं कि सब में 2 द्वारा, तो ये एक दूसरे का क्या हैव 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एक दूसरे का क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का लेक्चर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होता है एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग का जो मेन यहाँ जो मेन पार्ट है वो शुरू होगा, ऑर्बिटल और उसके बाद उसकी पूरी कहानी कि ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ये भी 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, बस उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये। ठीक है, थैंक यू। आप लोग लेक्चर को देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो बहुत सारा चीज़ होगा कि क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन के वीडियो डालेंगे। ठीक है ना, और अगर किसी का डाउट आता हो उसके ऊपर वीडियो है तो वो आपको मिल जाए, वो नोटिफिकेशन आने से आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ गया है, तो वो देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।